दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज का लाइव सेशन आज रात को मैं 10 बजे नहीं मिल पाऊंगा, आज टाइम ही नहीं मिला। जो सिक्कर में हमारा प्रोग्राम था उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, अभी फ्री हुए तो मैंने सोचा कि उसके बाद 2 दिन फिर जयपुर चला जाऊंगा, तो फिर दोबारा से आपके साथ चर्चा नहीं हो पाएगी। तो इस चर्चा को पूरा करने के लिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो ग्रेड सेकेंड और ग्रेड फर्स्ट को कर रहे थे, अब उनके सामने एक बड़ा यक्स प्रश्न ही उठ जाता है कि सर क्या अब हमें वापस रिट की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि लेवल सेकंड के आप अभ्यर्थी हो तो निश्चित रूप से आपके लिए रिट एक जरूरी योग्यता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बार 20 से 25 दिन रिट के उस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा जहां से आप 30% कर सकें। 30% मतलब साइकोलॉजी में और इन सब में मिला के कम से कम आप 95% तो कम से कम कर पाए, यानी 150 में से कम इतने तो पहुंच पाए। आप 100 प्लस यदि पहुंच जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए भी बेटर है आप लोगों के लिए, और एक बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, कम से कम रिट हो गई। और जैसे पेपर दे के बाहर निकलो तो कम से कम अगले दिन से ही जो बच्चे ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो ग्रेड थर्ड के लिए जुट जाएं, और जो ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं वो ग्रेड थर्ड को साथ लें तो ठीक है, वो ना ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के ऊपर अपना पूरा ध्यान दें। क्योंकि यदि आप वहां हारते हैं तो आपके आगे वाली हार भी तय हो जाती है, क्योंकि एक हार आपको बहुत कमजोर बनाती है, याद रखना। तो आज मैं कुछ उन्हीं यक्स प्रश्नों की आपकी बात करूंगा, आपके कुछ सवाल भी लूंगा और मैं मेरे अकॉर्डिंग सुझाव दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग बेहतरीन क्या होना चाहिए। आप कहां से पढ़ते हैं, क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये सवाल बहुत अलग है, याद रखना। हर टीचर अपने हिसाब से अलग चीजें बताएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग अलग बातें बताऊंगा, दूसरा टीचर अलग अपने अकॉर्डिंग बताएगा, हर कोचिंग अपने अकॉर्डिंग अलग बताती है। एक किताब यानी एक पार्ट के ऊपर हजारों किताब आती हैं। अब बच्चा किसकी सुने और किसकी नहीं सुने, ये उसके सामने बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न है। हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, और उन चीजों को टारगेट करके और हम रीट जैसे एग्जाम को मेरे अकॉर्डिंग क्रैक कर सकते हैं। अब आपका टारगेट ये नहीं है कि रीट में मेरे को 140 नंबर लाने हैं, मेरा टारगेट ये है कि कम से कम मैं 100 प्लस पहुंच जाऊं। और 100 प्लस तभी पहुंचोगे जब कम से कम आप 120 प्रश्नों का मैटर तैयार करके चलोगे, क्योंकि 120 से कम मैटर का आपने सोच लिया कि सर मन तो 100 ही नंबर चाहिए, 90 नंबर ही चाहिए, और मैं तो 110% पढ़ के जासूं अरबा से मेरी रीट हो जासी को नहीं हुए। कम से कम 120 ऐसे प्रश्नों का मैटर तैयार करके जाओ जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और कोई भी कंपटीशन में अंतिम समय में यही होता है, अंतिम रणनीति यही होती है, याद रखना। जैसे एक बच्चे का सवाल था, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या संदीप? आवाज आ रही है? मेरे अकॉर्डिंग आ रही होगी आवाज, बाकी मैं इस माइक को थोड़ा और नजदीक ले लेता हूं। अब देखिएगा, आवाज आ रही है एकदम से। सर पेपर का लेवल कैसा होगा? निवेदिता जी, पेपर का लेवल देखो हर बार बदलता है, ये आरबीएससी अध्यक्ष पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अभी जो आरबीएससी के अध्यक्ष हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं, और जो सचिव हैं वो मेघना चौधरी, जो 2018 के समय थी वो थी। आवाज आ रही है अब? एकदम बढ़िया आ रही है, पहले अच्छी आ रही थी? आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है। चलिए, तो अब हमें ये तो मैं नहीं बता सकता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। नॉर्मली आरबीएससी जो रिट का आपका विज्ञापन निकला था उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि पेपर का जो पेपर लेवल होगा वो 6 से 8वीं तक का होगा सेकंड में, लेकिन कठिनाई स्तर जो है वो 12वीं तक का होगा, और यही लेवल फर्स्ट में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो 5वीं तक का एक प्रकार से पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाया जाएगा, बट कठिनाई लेवल जो है वो सेकेंडरी लेवल तक का होगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य पुस्तक, यानी जो भी नया पाठ्यक्रम आपके लागू किया गया है उसकी पाठ्य वस्तु को शामिल करते हुए पेपर सेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अब जो मुझे तैयारी करनी है, पहले क्या हुआ था, 2018 का रीट का पेपर बहुत अच्छा था, 2021 का पेपर नॉर्मल मीडियम सा आ गया। तो क्या सर हम किस लेवल तक जाएं? कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर हमें हार्ड लेवल पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, पेपर का लेवल का कुछ पता नहीं चलता। वर्तमान अध्यक्ष कहां से पेपर सेट करवाते हैं,
किस एक्सपर्ट का पेपर बनता है और उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए। अब देखिए साइकोलॉजी जैसे अपन पढ़ रहे हैं, रिट में लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं, आवाज फट रही है आवाज थोड़ी पट रही है। जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे। मुहिम के तहत हमने एक प्रोग्राम किया सिक्कर में, लगभग 200 से 250 बच्चे, आज बारिश का बहुत तेज बारिश थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मतलब उम्मीद रजिस्ट्रेशन 600 बच्चों का था, फिर भी 250 बच्चों का आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी ऐसे खराब मौसम में। तो हमने आज की थीम यही रखी थी, जीत जाएंगे हम। मैंने उन सभी बच्चों को एक सुंदर सा पेन दिया और वो बच्चे बहुत, मतलब मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे बच्चे, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। इतना प्रेम, इतना स्नेह कोई बच्चा अपने टीचर से रख सकता है क्या? कहाँ कहाँ से पूरी रात 2 दिन से चल के वो बच्चे आए, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी दिली इच्छा है कि जिंदगी में मैं ऐसे प्रोग्राम हर समय करूं और उसमें आप में से अधिकतर बच्चे उस प्रोग्राम में शामिल हों। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं है गुरुजी, आ रही है, आवाज फट रही है, थोड़ा सा इस माइक का शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ये नया माइक मंगाया था, आप दोबारा से इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है थोड़ी फट रही है ना। चलिए, तो मैं बात करूंगा थोड़ी सी, अब आपको 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा अपन करते हैं। आपको एनसीईआरटी को बेस बना के तैयारी करनी है। अब आपको ये देखना है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, जैसे मैं 4-5 टॉपिक बताऊं आपको कि सर मुझे रीड क्रैक करना है, तो मुझे 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, जहां से प्रश्न बार बार आ रहा है। देखिए, मापन मूल्यांकन, सीसी, टीचिंग लर्निंग एड, उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो साइकोलॉजी में भी इनमें से 3 टॉपिक आ रहे हैं, टीचिंग मेथड में सभी सब्जेक्ट, हिंदी में आ रहे हैं, संस्कृत में आ रहे हैं, एसएसटी में आ रहे हैं, गणित विज्ञान में आ रहे हैं। मतलब आपको इन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। कौन से को? मापन को, मूल्यांकन को, अचीवमेंट टेस्ट को, सीसी को, उपचारात्मक परीक्षण को और टीचिंग लर्निंग एड शिक्षण सहायक सामग्री। और जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं और एसएसटी के बच्चे हैं, उनके एक टॉपिक टीचिंग मेथड में है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके लिए 9th और 10th की किताबों में बहुत अच्छा मैटर डाल रखा है। हल्का सा आपको इनको बारे में देख के जाना है। अब ये 5 टॉपिक कम से कम ये मान के चलिए कि 10 प्रश्न तैयार करके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे उन चीजों पे फोकस करना है जहां से प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप में से एक सवाल होता है कि सर अब कोई कोचिंग के मॉडल पेपर देखें, मार्केट में मॉडल पेपर देखें। देखिए, मॉडल पेपर जब भी आप खरीदें तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये पूर्व एग्जाम पैटर्न पे बने कि नहीं बने। अधिकतर पब्लिकेशन क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। 2016 में उन्होंने निकाला, वो सेम टू सेम 2021 में 2 कॉपी करके निकालते हैं। मेहनत नहीं करते हैं लोग, ये मेहनत नहीं करते हैं, याद रखना, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट सिस्टम चलता रहता है। और जबकि आपको पता है कि अब तो नई किताबें आ गई एनसीईआरटी की, तो हमें कहीं ना कहीं ये अवेयर रहना पड़ेगा कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। मॉडल पेपर की बजाय यदि हम पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे, याद रखना, किसी बजाय किसी बकवास मॉडल पेपर को लेने के। पहली चीज तो। नंबर 2, हमारा शेड्यूल तय होना चाहिए। और शेड्यूल जो तय होगा, आपका टाइम टेबल अब 30 दिन का होगा, उसमें आप ये देखें कि अब किन किन टॉपिक्स को पढ़ूं। जैसे मैं हिंदी और संस्कृत के किसी एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जैसे संस्कृत में अनुवाद कौमुदी किताब चलती है, आप उस किताब को बहुत अच्छे से भी कवर कर लेते हैं। 30-45 पेज की उन्होंने किताब बताई, तो वो किताब बहुत कुछ कवर कर जाएगी आपका, ठीक है। इसके अलावा शब्द रूप धातु हैं, उन पे संधि पे 2 प्रश्न आएंगे, समास पे 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, उपसर्ग पे 1 प्रश्न आएगा और शिक्षण विधियों पे 7 से 8 प्रश्न आते हैं। तो आप इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लें। अब किसी बहुत बड़े ग्रंथ, किसी बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर आप समय बिता रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहे हैं। अब आपको यह फोकस करना पड़ेगा कि मैं संस्कृत विषय में मुझे 30 में से 22 प्रश्न मेरे सही होने चाहिए। तो 22 प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं? तो इसके लिए इन्होंने रचना अनुवाद कौमुदी, एक अच्छी पतली राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, वो उन्होंने बताई, सजेस्ट की सर ने। और शब्द रूप धातु जो है उनमें संधि, समास और उपसर्ग और शिक्षण विधियां, यदि इस पार्ट के ऊपर अपन फोकस कर लेते हैं तो संस्कृत में आप बहुत बेटर कर जाएंगे। हिंदी में
आप आरबीसी बुक्स को बेस बनाइए। आरबीसी मतलब आरबीसी में फिलहाल एनसीईआरटी चल रही है। हिंदी में आप लोग जो एक रचना व्याकरण आती है, अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है, मैंने कई बार चर्चा की है उसकी, वो किताब तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। बाकी मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी में, यदि उस किताब को भी आप पढ़ के चले जाते हैं तो बेटर किताब है। इसके अलावा के.आर. महिया सर की जो किताब आती है वो एक बढ़िया किताब है। आप यदि डिटेल में जाना चाहते हैं तो के.आर. महिया सर की व्याकरण को आप देख सकते हैं, वो हिंदी आपको कवर करवा देगी। ठीक है, ये हिंदी और संस्कृत। अब देखिए हिंदी और संस्कृत, हिंदी बहुत आसान है, व्याकरण बहुत आसान है। आप यदि 2 या 3 साल के आए हुए प्रश्नों को भी यदि अच्छे से देख पाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आराम से कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि टारगेट प्रश्न बनाएं, कि मुझे पता है कि आरटी 2009 में से प्रश्न आना है साइकोलॉजी में, और चौथे अध्याय में से लगभग प्रश्न आना है, बट 2021 में जैसे उसकी प्रस्तावना पे प्रश्न आ गया तो वो भी देखनी पड़ेगी। एनसीएफ 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत और सीखना वाला जो पार्ट है और आकलन वाला जो पार्ट है, वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको अच्छे से देख लिया। मापन मूल्यांकन मेरे साइकोलॉजी में भी तैयार हो गए, टीचिंग मेथड में भी वो सेम आना है, टीचिंग मेथड थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और सीसी वो आपके संस्कृत में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी और साइकोलॉजी में आएगी, बट साइकोलॉजी में इजी रूप आता है। और सीसी कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। याद रखना 3 ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लो, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, एबीएल और बीएलई, इनको समझ लो और इसका अर्थ समझ लो, बस यही सीसी है। अचीवमेंट टेस्ट के प्रकार समझ लो, अचीवमेंट टेस्ट की अर्थ उपयोगिता समझ लो। अर्थ उपयोगिता मूल्यांकन वही है। मूल्यांकन की अपने जो 5 विशेषताएं पढ़नी है वही उपलब्धि परीक्षण की 5 विशेषताएं। उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है, केवल अर्थ याद करना है। ठीक है, और वैसे ही पूरी साइकोलॉजी में आप चलें कि सर साइकोलॉजी में हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है, तो आपको करना क्या है साइकोलॉजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब जहां से प्रश्न आएगा ब्लूप्रिंट उठा के देख लीजिए। जैसे पहली यूनिट में वृद्धि और विकास दे रखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनमें से किसी एक पे एक प्रश्न आना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्थ समझ लो और अंतर समझ लो। विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, 14 सिद्धांत होते हैं, 14 मेरे यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, वंशानुक्रम पे प्रश्न आएगा, वंशानुक्रम को तैयार कर लो। ये 3% तो फिक्स है। बाकी आपको बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, इरिक रिक्सन का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत। अब इनमें एनसीईआरटी की किताब में क्या क्या डाल रखा है वो पार्ट देख जाओ, यदि शॉर्ट एंड स्वीट, जो मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं। ठीक है, सेकंड यूनिट में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ प्रकार प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं, तो अर्थ और फ्रांसिस गाल्टन का योगदान, इनके जो प्रकार हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताएं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले 7 कारक होते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, आयु, परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, लिंग। आलो, 2 मिनट में तैयार हो गया। एक प्रश्न आएगा इसमें से। अधिगम में बांडुरा अच्छे से तैयार करके जाएं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत तैयार करके जाएं, पावलोव स्किनर को तैयार करके जाएं। लर्निंग डिसेबिलिटी पे 100% प्रश्न आना है रेट में, उसको गजब तरीके से तैयार कर लिया। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र को आपने तैयार कर लिया। बाकी 6 चीजों को अपने इग्नोर कर दें। जीन पियाजे का अधिगम सिद्धांत, वाइगोत्स्की का योगदान, निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ये चीजों पे फोकस कर दें। फिर अपन चिंतन, कल्पना और तार्किकता 3 टॉपिक नए हैं, जिसमें चिंतन पे फोकस कर दें और चिंतन पे कैसे प्रश्न आए उनको अच्छे से देख लें। फिर जब मोटिवेशन पे चलें तो मोटिवेशन के आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन 2, प्रेरक का वर्गीकरण और मेस्लो का सिद्धांत। अभी प्रेरणा चक्र को समझ दें, बाकी चीज पूरा मत देखें। व्यक्तित्व में टाइप अप्रोच देख लें ढंग से, प्रेक्षेपी विधियों को अच्छे से तैयार कर लें, समायोजन के तरीके अच्छे से तैयार कर लें, बाकी समायोजन को छोड़ दें। चाहे दबाव और कुंठा, ये 2 जरूर पड़ जाएं क्योंकि एनसीईआरटी का बिंदु है। ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर जरूर पढ़ जाएं, बुद्धि के प्रकार पढ़ जाएं, और त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ लें, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र पढ़ लें, तरल व ठोस बुद्धि, मतलब एनसीईआरटी में जो डाल रखा है केवल उनको पढ़ लें, चाहे पूरा बुद्धि नहीं पढ़े। मापन में जो एनसीईआरटी में डाल रखे हैं, जो मैं करवा रहा हूं वो पढ़ लें, बाकी नहीं पढ़े। मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे गणित विज्ञान हो, अब आपको उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जहां से पेपर सेट होता है। और ये हर टीचर को, जैसे मुझे मेरे सब्जेक्ट का लगभग पता है कि यहां से प्रश्न आएगा, ये ब्लूप्रिंट है।
आपको भी ये पता चल सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करें, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जितने देखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में उतरेंगे, बेटर कर पाएंगे। बाकी आप ये समझते हो कि धीर सिंह सर रीट का कोई जादू का मंत्र है? किसी के पास जादू का मंत्र नहीं है। आप YouTube पे हजारों वीडियो देख लेना, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। सबकी अपनी अपनी माया है साहब, सबके अपने अपने एक तरीके हैं। आपको अपना खुद का तरीका इजाद करना है। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखते हुए एक आउटलाइन दिमाग में सेट करें। 30 दिन बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, यदि आपको 100+ नंबर लाने हैं तो। हाँ, 140 नंबर लाने हैं तो मेरे लिए 30 दिन कुछ भी नहीं, याद रखना। लेकिन अब मेरे पास 2 ही रास्ते बचते हैं। मैं थोड़ा सा पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख लूं, एनसीईआरटी को बेस मानते हुए, एनसीईआरटी किताबों को अंडरलाइन करते हुए मैं रिट के एग्जाम की तैयारी को अंजाम दूं। और इन दोनों से बढ़ के यदि कोई चीज है तो वो है मेरी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। यदि आप में नकारात्मकता आ गई ना कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रिट इस बार नहीं होगी, तो याद रखना, चाहे धीर सर है चाहे कोई भी सर है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद तुमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, याद रखना। और इसके लिए तुम्हें पॉजिटिव रहते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देना है। और बाकी आपके कोई सवाल हो तो बताएं। सर रिट 2021 में आपसे पढ़ा था साइको। राज विष्णु जी, आप मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बट आपकी इस सफलता में आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा था। कॉन्फिडेंस बढ़िया रखो। आज 10 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, आज क्वेश्चन पेपर ही नहीं बना पाए, टाइम चाहिए उसके लिए। आज पेपर सर साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा सरल हो गई है सर, सच में। ओपी गोत्रा जी, सच इसलिए हो गई कि आजकल आप बच्चे मेहनत करने लग गए। मैंने जब 2021 में इतना हार्डली मनोविज्ञान को करवाया तो आपने हर चीज़ को पढ़ डाला, ठीक है। अब आपको लगने लग गया कि साइकोलॉजी आसान है, जबकि साइकोलॉजी आज भी अच्छी लेवल की आती है, लेकिन आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करनी शुरू कर दी, इसलिए साइकोलॉजी लग रही है। सर आपका आशीर्वाद है, जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। सर मैं एमपी मंदसौर से। हाँ, और बताएं। प्राउड ऑफ माय डियर सर। और बताएं सर, एसएसटी के सिलेबस कैसे कवर करें? देखो, एसएसटी के सिलेबस के लिए टीचिंग मेथड तो बहुत आसान है। अनुभाविक साक्ष्य है, एडगर डेल को हल्का सा देखना है। टीचिंग लर्निंग एड है, ऑडियो में ये होते हैं, विजुअल में होते हैं, ऑडियो विजुअल में होते हैं। सामाजिक विज्ञान की 4-5 मेथड है, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट विधि, इन 4-5 को व्याख्यान विधि, इनको भूमिका निर्वाह विधि, समाजीकृत अभिव्यक्त विधि, 5-4 विधि, इन 5-4 विधियों को पढ़ डालो, ठीक है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ, ये अपनी वाली सेकंड ग्रेड की जो किताब आई है, बहुत बढ़िया किताब आई है, गजब किताब है। आप वो आपके भविष्य में भी काम आएगी। उस किताब को लेके हल्का सा उसके पीछे प्रश्न आए हुए ना, आप तो ये करना, अपनी जो नई एसएसटी की सेकंड ग्रेड के लिए किताब आई है मेथड की, वो उसके लास्ट में जो प्रश्न डाल रखे ना उनको सॉल्व कर लेना, आपके रेट में वहीं से प्रश्न आ जाए। और बताएं सर, उद्दीपक के रूप में हमें पेन दिखाया जाए। उद्दीपक के रूप में पेन दिखाओ भाई संदीप। आज 250 बच्चों को लगभग पेन दिया हमने। ये पूरा बॉक्स सही दे दो। ये बॉक्स में पेन था हमारा, और ये इसके ऊपर भी एक डब्बा और है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पेन की कीमत क्या है वो तो मैं नहीं जानता मतलब 100+ होगी इसकी कीमत, लेकिन इसकी कीमत पे मत जाइएगा। इस कीमत को, इस पेन को लेने के लिए, और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, राजस्थान के कोने कोने से आज बारिश में बच्चे आए, भीगते हुए बच्चे आए। और वो भीगते हुए बच्चों के चेहरे पे मुझे देखने के बाद, मैं गेट पे खड़ा था और वो जो खुश हुए ना, तो मुझे लगा इस पेन की कीमत मुझे वसूल हो गई। इस पेन को लेने के बाद वो इतने खुश थे। इसकी कीमत मायने नहीं रखती है, इस पेन का प्रति जो मेरा स्नेह है और आपकी जो इसको पाने की तत्परता है वो बहुत मायने रखती है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो पेन है, ये एक थीम लेके हमारा चला है, जीत जाएंगे। कौन सी थीम लेके चला है? जीत जाएंगे, याद रखना। इस जीत जाएंगे की थीम है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। राजस्थान के कोने कोने के बच्चे के हाथ में ये पेन होना चाहिए, ये मेरी दिली इच्छा, याद रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए, वो बोले सर एक प्रोग्राम और जल्दी करवाओ। कोशिश करेंगे जयपुर में प्रोग्राम करवाएं, लेकिन मैं चाहता हूं अगला जब प्रोग्राम हो तो आप में से हजारों बच्चे इस पेन को लेने के लिए आए। कि हमने ये जो 1000+ सिलेक्शन हुए अपने इस मुहिम के तहत, हमने 1000 पेन बनवाए, ठीक है। कोई बात नहीं, बारिश की वजह से, अग्निपथ योजना की वजह से बच्चे नहीं आ पाए,
कम आ पाए, लेकिन अगली बार मैं चाहता हूं कि हमें कम से कम 10,000 20,000 पेन बनाने पड़े और आप इन पेनों को लेने के लिए आए। तो ये बड़ी दिली इच्छा है। सर सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा? नहीं होगा, सिलेबस से बाहर नहीं होगा, डरिए मत आप। तो उन चीज़ों को पढ़िए आराम से, जितना पढ़ सकते हैं आराम से जीवे में कवर कीजिए। साइकोलॉजी कम पढ़िए, कोई बात नहीं। 30 मैंने जो साइकोलॉजी में बताए ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पढ़ लें, और एनसीईआरटी जो करवा रहा हूं उन चीज़ों को देख लें, याद रखना। मेगा टेस्ट लेंगे अपन, इसकी तैयारी करनी शुरू कर दो, है ना। पूरा सिलेबस आधारित पेपर इनका करवाओ बच्चों का, और बहुत कम रेट में 4 से 5 पेपर करवा देंगे आपको, और एकदम बड़े एक्सपर्ट से बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग वालों की तरह एकदम नॉर्मल यूं बना दिया, पूरा ब्लूप्रिंट बेस पेपर बनवा के करवाते हैं आपका ऑनलाइन, ताकि अपनी तैयारी को कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस गिरे नहीं उससे। मॉडल पेपर तो अब नहीं निकाल पाएंगे, साइकोलॉजी की तो हमने निकाल रखी है। डाउटफुल वाली सीरीज देख लें एक बार आप, डाउटफुल वाली जो किताब है। सर मेरे पास 2 कोर्स हैं, क्या करें? गुरुजी हम जीत जाएंगे, निश्चित जीत जाएंगे। और आपका कोई विशेष प्रश्न हो? पीटीआई एग्जाम के लिए वही 2nd ग्रेड वाला कोर्स ले लें पूरा कंप्लीट अवनी एजुकेशन ऐप पे। और मेरा कोर्स कहीं भी नहीं, याद रखना। कई बच्चे और कहीं कोर्स ले लेते हैं, अवनी एजुकेशन ऐप के अलावा मेरा साइकोलॉजी का कोर्स कहीं नहीं है। अवनी एजुकेशन ऐप के अलावा मेरा कोई साइकोलॉजी का कोर्स कहीं नहीं है। कहीं भी भ्रमित मत हो जाना, याद रखना, सिर्फ अवनी एजुकेशन ऐप, और इसी को अपन बेटर कैसे, इसी पे काम करेंगे, बाकी कहीं मेरा कोर्स नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताएं सर पेपर टफ हो गया? पेपर टफ होगा कि नहीं होगा देखिए कोई नहीं जानता है। री 18 का पेपर टफ आ गया क्योंकि बच्चे इजी पढ़ के गए। 21 में आपको आसान लगा क्योंकि आपने मेहनत बहुत की। तो आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पेपर आपको आसान लगेगा, याद रखना। सर आपसे पेन प्राप्त करने के लिए जरूर, मैं तो चाहता हूं कि खूब सारे बच्चे पेन प्राप्त करने के लिए आए, और टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना लें, अब आप टाइम टेबल बनाएं कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें। अब डेली जैसे कुछ चीजें तय कर ली कि आज मुझे मूल्यांकन को अच्छे से तैयार करना है, यहां सब में आ रहे हैं। आरटी 2009 में 4था अध्याय तैयार कर लिया। एक्शन रिसर्च मात्र 15 मिनट में पढ़ा जा सकता है, बस उसमें से प्रश्न को पकड़िए। अभी कंप्यूटर पेडागोजी में प्रश्न आए हैं, वो भी अपनी किताब से आए, जबकि पेडागोजी का सिलेबस नहीं दे रखा था। एक 5E का प्रश्न आया, आज मैं देख रहा था, अभी 2nd पेपर हुआ कंप्यूटर में, उसमें 5E का पेपर और कहीं गाइडों में मिले ना मिले, लेकिन अपनी किताब में मिलेगा। अब पेडागोजी के प्रश्न भी, कंप्यूटर पेडागोजी के प्रश्न भी अपनी किताब से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 5E 7E मैंने डाली, तो कई बच्चों ने कहा गुरुजी आपने इतना मेटेरियल डाल रखा है, परीक्षा में तो आता ही नहीं है। अब देख लो आप, 5E और 7E अपनी किताब में से आया है, पेडागोजी में आया है। तो देखो पढ़ना पड़ेगा साहब, कंटेंट आजकल आने लग गया। अब चौपनियों से काम नहीं चलेगा, चौपनियों फेल हो चुके हैं। चौपनियों आपने रीट 2018 में पढ़े थे, आपको पता है क्या हालत हुई थी। तो डिटेल्ड कहीं ना कहीं तो जानना पड़ेगा। वीडियो सॉल्यूशन डालेंगे किस चीज का? वीडियो सॉल्यूशन के साथ हाँ करवा देंगे। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक, मेरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक पूरी आती है, वो देख लो। उसमें रीट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सबके प्रश्न है। वो एक बार वो किताब ले लो, बढ़िया किताब है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई उत्तर नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ उत्तर नहीं है। उत्तर तो होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसमें नहीं है, सब में है। कोई आप बता देना, भेज देना हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई विशेष समस्या हो तो बताएं। बाकी मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू कर रखी है, रात को अपन 10 बजे करते हैं। अब 1-2 दिन तो व्यवधान रहेगा, याद रखना, बट बुधवार को अपन फिर से उसको शुरुआत कर देंगे। और मैं बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं जयपुर में भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल हुआ जयपुर में, मुझे संसाधन मिल गए तो मैं जयपुर में करवा दूंगा। बट अब आपको यही देखना है, चाहे ग्रेड फर्स्ट के बच्चे हों चाहे ग्रेड 2nd के बच्चे हों, एक बार आपको रीट को मेरे अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, भाषा को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, टीचिंग मेथड पे थोड़ा सा फोकस करें। टीचिंग मेथड के 10-10, 12-12 प्रश्न आएंगे। और याद रखना, ये मात्र 15-20 पेज में तैयार हो सकते हैं। यदि आपने पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो टीचिंग मेथड के दम पे भी आप रीट करेक्ट कर सकते हो, ये याद रखना, ये बहुत आसान। रीट 2022 के लिए 20 क्या बता रहे हैं? 20 दिन दें यूट्यूब पर। हाँ मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो आप? यूट्यूब पे करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पात्रता में। आपको यदि प्रश्न नहीं आता है तो आप तो करके आना है, सब कुछ पूरा 150 पेपर करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सर आपकी कोचिंग कहाँ है? मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मैं पर्सनल बैच शुरू कर लेता हूँ, वो कहीं भी चला लेता हूँ, किसी भी कोचिंग के साथ जुड़ के चला लेता हूँ, बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। आज फादर्स डे भी है, निश्चित रूप से एक पिता हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अनमोल उपहार होता है, और ये एक ऐसी मैं चाहूँगा कि ये ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अपनी भावनाएं कम व्यक्त करता है, दबाते जाते हैं हमारे पापा हमारे लिए। वो एक दिन बस यूं ही, वो बोलते नहीं है, माँ बोल देती है, पिता बोलता नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत है। तो उस पिता के उन पसीनों की तुम्हें सौगंध है, उस पिता के उस फटी बनियान के निकले छेद की तुम्हें सौगंध है कि शायद उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। वो बोलते बहुत कम है, महिला माँ जो होती है दूसरी महिलाओं के साथ बातें शेयर कर लेगी, लेकिन एक पिता एक मात्र ऐसी पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और उससे अपने संतान की बहुत चिंता होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, किसी को बता नहीं पाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी का सफल हो जाए, मैं आराम से जी पाऊं। हो सकता है कि हम उनके लिए कोई बेटर नहीं कर पाए, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है। तो फादर्स डे पे, वैसे तो मैं कहता हूं हर दिन मदर्स डे, हर दिन फादर्स डे है, कोशिश करें कि अपने पिता को, अपने परिवार को उपहार दें, और वो आपकी मेहनत दे सकती है, आपका पुरस्कार दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी किताब ग्रेड फर्स्ट वाली तो मंगलवार को आ जाएगी, ग्रेड फर्स्ट वाली किताब, और बाकी तो रीट की आई रखी है, सेकंड ग्रेड की नहीं आई गई। ठीक है सर, मैं कवि हूँ, आप पे कविता लिखी है मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं। लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी, वही सेकंड ग्रेड वाली साइकोलॉजी आएगी, उसको कंप्लीट कर लें। मोटिवेशन क्लास नोट्स डालेंगे क्या? मोटिवेशन क्लास नोट्स डाल रखे हैं, वैसे दोबारा डाल देंगे। ठीक है, आपके घर के पास ही रहता हूँ सर, जॉब लगने के बाद आपके पास आऊँगा। चलो बहुत बढ़िया, मैं कवि हूँ, कविता मेरे को भेजना आपने जिसने कविता लिखी है, और आप लोगों को बहुत प्रेम स्नेह मिलता है। आज मैं बहुत खुश हुआ, प्रोग्राम जब हुआ तो इतने सारे बच्चे, इतनी दूर दूर से बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। इतना प्रेम बहुत बहुत अद्भुत लगता है मुझे। इतनी दूर दूर के बच्चे, इतनी कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे, और इतनी दूर दूर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बताएं सर, और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताओ। कोई बात नहीं है, संस्कृत हिंदी का आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस करें। राजस्थान बोर्ड की किताबों को बेस मानते हुए रीट को अंजाम दें, आपका बेटर हो जाएगा, याद रखना। बाकी और कोई विशेष प्रश्न नहीं होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो मुझे बताएं। जयपुर में बैच चल रहा है, बट वो अब खत्म होने को है, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ बचा नहीं है, तो अब नया बैच तो मैं रीट के बाद ही शुरू कर पाऊंगा। अभी तो कोई नया बैच स्टार्ट नहीं करूंगा कहीं भी। पर्सनल बैच अब रीट के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट को टारगेट करके। तो देख लीजिएगा आप, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और कहीं टेंशन मत लेना, आराम से रिलैक्स मोड में तैयारी करो, 30 दिन में अपना बेटर देने की कोशिश करो, सब बेटर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी कोचिंग के आप न दें। कोचिंग को भी टेस्ट सीरीज में होता है कि वो अपना निहितार्थ निकालना चाहते हैं कि देखो हमारे टेस्ट सीरीज का ये लेवल है, वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास आप आओ। तो मेरी राय ये है कि आप पूर्व एग्जाम की क्वेश्चन पेपर देखें, आप इस समय सेल्फ स्टडी करें, सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें, आरबीएससी एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं उनको बेस मानते हुए पढ़ें, और पिछले साल के ब्लूप्रिंट बेस के ऊपर जो प्रश्न, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को तैयार करें। यही रीट की अंतिम रणनीति, इससे बेटर कुछ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। कल या परसों में यदि मैं पॉसिबल हो पाया तो मैं मिलूंगा आप लोगों से, वरना बुधवार को अपन रात को ठीक 10 बजे वापस वही मुहिम शुरू करेंगे, लगातार 5 दिन, और हो सकता है उससे अगले वीक में फिर अपन लगातार 7 दिन भी लें। तो थैंक यू वेरी मच। जिनके पापा आप नहीं, उनके पापा, पता नहीं मैं क्या हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, बट मैं वही हूँ, याद रखना। मेरी जिंदगी मोटिवेशन से उपजी है, और मेरी लाइफ का ध्येय मोटिवेशन है, और ये जो जीत जाएंगे थीम है ना, ये रुकेगी नहीं, याद रखना। जब आज हमने पूरा वो लगाया था बोर्ड, तो बच्चों ने कहा था कि सर ये थीम, मैंने कहा ये थीम रुकेगी नहीं, याद रखना। ये थीम हर घर की ज्योति बन जाएगी, ये एक आभा है, याद रखना। ये एक वो किरण है, ये एक उजियारा है तम को मिटाने का, ये एक वो प्रकाश है हर अंधकार में एक ऊर्जा की किरण फैलाने का। तो ये जीत जाएंगे थीम रुकने वाली नहीं, याद रखना। जब तक हर घर से हर घर से आप जैसे बच्चों को मैं सफल अध्यापक नहीं बना दूं। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। क्योंकि थका पूरा प्रोग्राम कल से तैयारी में लगे हुए थे, बट फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे रूबरू हो जाऊं, थोड़ी सी आपकी टेंशन हेडेक दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।